इंटरनेशनली जब आप देखते हैं तो आर्य समाज का क्या इम्पैक्ट आपको नजर आता है? बेसिकली आर्य समाज को इस तरीके से कोई एक फ्रेंचाइजी सिस्टम नहीं है। आर्य समाज के लोग देश और दुनिया में अपने कामों के लिए, अपने व्यापार के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपनी जॉब्स के लिए जाते हैं और अपने साथ वो एक आर्य समाज का एम्बेसडर बन के जाते हैं। जहां वो जाते हैं लोगों को जोड़ते हैं, सेवा कार्य शुरू करते हैं। तो अगर मैं आपसे कोई एक बात ऐसी पूछूं जो आपको नजर आता है कि विदेशों में तो आर्य समाज कर रहा है लेकिन भारत में कहीं ना कहीं उस पर काम करने की जरूरत है, तो मुझे लगता है कि युवाओं के अंदर, यूथ के अंदर, अगर हम अपनी वैदिक संस्कृति को, अपनी सनातन संस्कृति को अगर ठीक ढंग से पहुंचाने में कामयाब रहे तो मुझे लगता है कि आर्य समाज का आने वाला समय बहुत ही स्वर्णिम होगा। इस वक्त आपको क्या लगता है कि समाज में ऐसी कौन सी एक बुराई आप ले लीजिए या ऐसा क्या हो रहा है समाज में जो समाज को गर्त की ओर लेके जा रहा है, ना कि उत्थान के लिए? जो देश के अंदर कन्वर्जन चल रहा है वो कहीं ना कहीं एक, मुझे लगता है कि देश को अंदर दीमक की तरह खोखला कर रहा है। अगर मैं फ्यूचर प्लान्स पूछूं तो क्या होने वाले हैं आर्य समाजी के तौर पर आपके? आर्य समाज ने बहुत टाइम से ये चीज़ महसूस करी जा रही थी कि आर्य समाज के पास एक ऐसा बड़ा इंटरनेशनल केंद्र हो, एक ऐसा एक केंद्र हो जहाँ पर लोग आएँ, आर्य समाज की फ़िलॉसफी को समझें। तो उस इंटरनेशनल सेंटर के लिए जो हम पिछले कुछ वर्षों से इंतज़ार कर रहे थे वो इस साल अक्टूबर के अंदर, पंचकूला के अंदर हम उसका फर्स्ट फेज लॉन्च कर देंगे। पौंडीचेरी, चेन्नई के पास एक ऑलरेडी एक सेंटर हमारा स्टार्ट हो चुका है जहां पर बच्चों को गुरुकुल के द्वारा वैदिक शिक्षा दी जा रही है। हेलो, वेलकम टू आवर चैनल और इस पॉडकास्ट के अगले एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ हैं मनीष भाटिया जी, जो कि इंटरनेशनली आर्य समाज जो चलता है उसके कोऑर्डिनेटर हैं। इसके अलावा एक बिजनेस पर्सन है और सबसे महत्वपूर्ण दिल्ली आर्य सभा केंद्र के ट्रेजरर हैं। आपका बहुत नमस्कार। बहुत स्वागत है नमस्ते हमारे जी। इस पॉडकास्ट में। चूंकि मैं पहले तो सबसे पहला सवाल मेरा यही होने वाला है कि आर्य समाज के 150 साल पूरे हो गए हैं और जो मुंबई में एक बड़ा इवेंट हो रहा है उसको आपने अटेंड किया। कैसा लग रहा है एक आर्य समाज के फॉलोअर होने के नाते इस वक्त आपको? देखिए, हम सब के लिए एक बहुत गर्व का और हर्ष का विषय है कि जो ज्योति 150 वर्ष पूर्व महर्षि दयानंद सरस्वती ने जगाई थी, वो ज्योति आज भी दुनिया के अंदर धर्म, ज्ञान और पाखंड इन सब को दूर करने के लिए ज्ञान की ज्योति पूरे विश्व के अंदर चल रही है। और उस ज्योति ने इस कालखंड के अंदर बहुत सारे मुकाम हासिल किए हैं जो हम सब आर्यजनों के लिए, हम सब भारतीयों के लिए एक गर्व का विषय है। इस कालखंड के अंदर मुझे लगता है आर्य समाज ही एक ऐसा संस्थान है जितने इतने शिक्षाविद, इतने राजनेता, इतने कवि, इतने शिक्षक, इतने उपदेशक, इतने सन्यासी, इतने संस्थान इस देश को दिए कि मुझे लगता है कि और उसका हमें अपने इस जो नवीन भारत का इतिहास है इसमें कोई भी एक ऐसा उदाहरण नहीं देखने को मिलता कि जो आर्य समाज ने इस देश और दुनिया को दिया पिछले 150 वर्ष के अंदर। और ये ज्योति निरंतर चलती जा रही है, आज भी निरंतर ये देश और दुनिया के अलग अलग कोनों के अंदर उस मिशन को लेके चल रही है, समाज सेवा के, शिक्षा के, और जितने भी पाखंड और जितने भी एक मानवता से में ओतप्रोत जो कार्य हैं उनको हम लोग कर रहे हैं। और ये हम सबके लिए एक 150 वर्ष गर्व का विषय होने के साथ साथ एक जिम्मेदारी का एहसास भी दिलाता है कि हमारे पूर्वजों ने पिछले 150 वर्षों के अंदर जो आर्य समाज का स्वर्णिम इतिहास लिखा, आने वाले 50 वर्षों में जब हमारे जो आने वाली पीढ़ी है जब 200 वर्ष मनाए तो उस जो अब आने वाले 50 वर्ष का जो कालखंड है उसके अंदर भी कुछ ऐसे बड़े काम हो जो उस स्वर्णिम इतिहास को और चार चांद लगा दे। बिल्कुल। देखिए, जैसा कि आपने खुद कहा कि देश और दुनिया में ये जो फैला हुआ है आर्य समाज सिर्फ हिंदुस्तान तक, भारतवर्ष तक, आर्यावर्त तक सीमित नहीं है। कहा जाता था कि ब्रिटिशर्स का सूरज कभी नहीं डूबता जब उनकी सत्ता हुआ करती थी। ठीक उसी तरीके से आर्य समाज पूरे विश्व में है और उसका सूरज भी कभी नहीं अस्त होता, क्योंकि कहीं ना कहीं तो सूरज हो ही रहा होता है उदय। तो आप मुझे ये बताइए कि चूंकि आप इंटरनेशनली, ग्लोबली जान रहे हैं आर्य समाज को, कोऑर्डिनेटर हैं आप, इंटरनेशनली जब आप देखते हैं तो आर्य समाज का क्या इम्पैक्ट आपको नजर आता है? देखिए, जो इसमें सबसे मूल बात है कि आर्य समाज किसी वर्ग विशेष की, किसी धर्म विशेष की, किसी जाति की, किसी संप्रदाय की बात नहीं करता, वो मानव कल्याण की बात करता है। और जब हम मानव कल्याण की बात करते हैं उसके अंदर कोई देश की सीमा, कोई भी पंथ, कोई भी संप्रदाय, कोई ऊंचा नीचा, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। तो आर्य समाज का जो मूल सिद्धांत है वो यूनिवर्सल है, क्योंकि आर्य समाज वेदों को मानता है, वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानता है। और वेद जो ज्ञान है
वो हर मानव मात्र के लिए, हर मानव मात्र के कल्याण के लिए है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आर्य समाज के जो अनुयायी हैं, महर्षि दयानंद के अनुयायी हैं, जिन्होंने उनके मिशन को पूरे विश्व में फैलाया, पूरे विश्व में पहुंचाया, आज आर्य समाज लगभग दुनिया के हर कोने में, जो भी आपने बोला कि किसी समय ब्रिटिशर्स का सूर्य अस्त नहीं होता था, तो मुझे लगता है आज हम आर्य समाज के लिए कह सकते हैं कि आर्य समाज दुनिया के हर उस कोने में है जहां पर हम ये कह सकते हैं कि आर्य समाज का भी सूर्य कहीं अस्त नहीं होता। आर्य समाज के फॉलोअर्स, आर्य समाज को मानने वाले, आर्य समाज के मिशन को लेकर, आर्य समाज की संस्थाओं को लेके दिन रात पूरे विश्व के अंदर उस ज्ञान ज्योति को फैलाने में लगे हुए हैं। और मुझे लगता है कि जब ये टेक्नोलॉजी का टाइम आया, या टेक्नोलॉजी के टाइम ने इस कार्य को और विस्तार दिया है और ईजी किया है। और जिस प्रकार से आज हमें लगता है कि नई टेक्नोलॉजी के साथ हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखते हैं, अगर हम वैदिक ज्ञान को भी अगर अच्छे तरीके से उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ट्रांसलेट करके अन्य भाषाओं के अंदर पूरे विश्व में पहुंचाएंगे, तो मुझे लगता है कि सभी लोग इस चीज़ को अवश्य मानेंगे कि जो आर्य समाज के सिद्धांत है, आर्य समाज की जो सोच है, या जो वेदों की सोच है, वो मानव मात्र के कल्याण के लिए है। और उसी सोच के हिसाब से, उन्हीं शिक्षाओं पे चल के ही दुनिया के अंदर शांति और भाईचारा बढ़ सकता है। तो उस सिद्धांतों को दुनिया तक पहुंचाने के लिए मुझे लगता है कि आज की जो टेक्नोलॉजी है, आज का जो समय, आने वाले 50 जो वर्ष हैं, वो बहुत क्रूशियल होंगे और इस काम को और गति प्रदान करेंगे। ये जो हमारा मिशन है, ये दिन दुगनी रात चौगनी आगे तरक्की करेगा। तरक्की करेगा। तो ये आपने मुझे बताया कि इंटरनेशनली, ग्लोबली कैसे ये इम्पैक्ट डाल सकता है और क्या इम्पैक्ट छोड़ रहा है। अगर मेरा सवाल मैं आपसे ये पूछूँगी कि कहाँ एग्ज़िस्ट करता है देखिए, ग्लोबली, तो क्या जवाब होगा? दुनिया के बहुत सारे देशों में एग्जिस्ट करता है। अमेरिका के सभी प्रांतों में, लगभग सभी प्रांतों में है। कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में है, सिंगापुर में है, यूके में है, नीदरलैंड के अंदर है, फिजी के अंदर है, मलेशिया के अंदर है, मॉरिशस के अंदर है। और दुनिया के, मुझे लगता है लगभग जितने भी हमारे एक महाद्वीप हैं, उसमें कोई भी एक ऐसा महाद्वीप नहीं है जहाँ आर्य समाज की एग्जिस्टेंस ना हो। धीरे धीरे विस्तार हो रहा है। हर, मुझे लगता है कुछ समय के उपरांत एक नया आर्य समाज, जहाँ भी बेसिकली आर्य समाज को इस तरीके से कोई एक फ्रेंचाइजी सिस्टम नहीं है। आर्य समाज के लोग देश और दुनिया में अपने कामों के लिए, अपने व्यापार के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपनी जॉब्स के लिए जाते हैं, और अपने साथ वो एक आर्य समाज का एम्बेसडर बन के जाते हैं। जहाँ वो जाते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, सेवा कार्य शुरू करते हैं। और जब आप मानवता के कल्याण के लिए सेवा कार्य करते हैं, तो लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं और वहाँ पर एक नया आर्य समाज अपने आप प्रकट हो जाता है। तो मुझे लगता है कि इसके लिए कोई एक ऐसा हमारा कोई मैनुअल सिस्टम नहीं है जिसको हम कह सकें। लोग, हमारे जितने भी आर्य समाज के अनुयायी हैं, वो आर्य समाज के एम्बेसडर हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती के एक एम्बेसडर हैं। वो जहाँ जाते हैं, उनके ज्ञान को प्रकाशित करते हैं और उनके साथ लोग जुड़ जाते हैं, और आर्य समाज के काम को, मुझे लगता है कि काफ़ी बढ़ाने में वो चीज़ मदद करती है। अच्छा, चूँकि आपने खुद बताया कि तमाम इतने जगहों पर आर्य समाज है, तो अगर मैं आपसे कोई एक बात ऐसी पूछूँ, जो आपको नज़र आता है कि विदेशों में तो आर्य समाज कर रहा है, और या फिर वहाँ तो फल-फूल रही है उसकी, ये कदम कह सकते हैं, लेकिन भारत में कहीं न कहीं उस पर काम करने की ज़रूरत है, तो वो क्या होगा? देखिए, काम करने की ज़रूरत तो मैं समझता हूँ हमेशा थी, पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। क्योंकि आज जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारा देश युवा है, दुनिया के अंदर जो सबसे युवाओं वाला देश है, वो आज भारत को माना जाता है। और युवा शक्ति ही परिवर्तन लाती है, युवा शक्ति ही क्रांति लाती है, युवा शक्ति ही बदलाव लाती है। तो मुझे लगता है कि युवाओं के अंदर, यूथ के अंदर, अगर हम अपनी वैदिक संस्कृति को, अपनी सनातन संस्कृति को अगर ठीक ढंग से पहुंचाने में कामयाब रहे, अगर हम उसको बता पाए कि ये हमारी जो संस्कृति है, ये यूनिवर्सल है, कि इसके अंदर कोई रूढ़िवादिता नहीं है, इसके अंदर कोई किसी तरीके का भेदभाव नहीं है, अगर इसको हम अच्छे ढंग से समझा पाए, तो मुझे लगता है कि आर्य समाज का आने वाला समय बहुत ही स्वर्णिम होगा। और हमारी संस्था, हमारे जो संगठन हैं, बहुत सारे संगठन युवाओं को जोड़ने के लिए, यूथ को जोड़ने के लिए इस कार्य में लगे हुए हैं। हमारे बहुत सारे शिक्षण संस्थान, हमारे गुरुकुल, हमारे स्कूल, हमारे कॉलेजेस ऑलरेडी इस मिशन के अंदर लगभग पिछले 100 सवा 100 वर्षों से काम कर रहे हैं। और समय की ये मांग है कि सभी आपस में सामंजस्य बनाकर एक कोई रणनीति बनाएं, एक अपना एक मिशन बनाएं, और सब अगर उसमें लगेंगे, तो मुझे लगता है कि ऋषि दयानंद के सपनों को साकार होने में अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो सर, आर्य समाज हमेशा समाज सुधारने की बात करता है। उसकी जो टीचिंग्स हैं वो कहीं न कहीं समाज के उत्थान के लिए कार्य करते जी। हैं और वो सिखाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूँ तो इस वक़्त
आपको क्या लगता है कि समाज में ऐसी कौन-सी एक बुराई आप ले लीजिए या ऐसा क्या हो रहा है समाज में जो समाज को गर्त की ओर लेके जा रहा है, ना कि उत्थान के लिए? मुझे लगता है जो धर्मांतरण का मुद्दा है, जो देश के अंदर कन्वर्जन चल रहा है, वो कहीं ना कहीं एक मुझे लगता है कि देश को अंदर दीमक की तरह खोखला कर रहा है। उसके दुष्परिणाम, उसकी जो गंभीरता है, आप उस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश के अंदर जिस प्रकार विदेशों से फंडिंग होती है, मिशनरीज के पास अथाह पैसा आता है, वो पैसा आता है सेवा कार्यों के लिए, परंतु सेवा कार्यों की आड़ में वो कन्वर्जन करते हैं, धर्मांतरण करते हैं और कहीं ना कहीं जो देश विरोधी ताकतें हैं, जिनके एजेंडे देश से रिलेटेड नहीं हैं, उनके कुछ और मिशंस हैं, देश के अंदर वो डिस्टरबेंस क्रिएट करना चाहते हैं, देश के अंदर हमेशा एक ऐसा माहौल बना के रखे रहना चाहते हैं कि दुनिया और देश के अंदर भारत आगे ना बढ़ सके। तो कन्वर्जन के माध्यम से गरीब आदमियों को, बेसहारा लोगों को वो कहीं ना कहीं दिशा भ्रमित करते हैं और अपने मिशन के साथ जोड़ते हैं, और उस मिशन के साथ जोड़ने से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनका जब मिशन बदलता है तो उनकी चीज़ों को देखने का जो दृष्टिकोण है वो भी बदलता है। वो अब कोई भी घटना घटती है देश के अंदर, वो भारत के दृष्टिकोण से नहीं देखते, वो वेटिकन सिटी के दृष्टिकोण से देखते हैं, अरब वर्ल्ड के दृष्टिकोण से देखते हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसकी वजह से देश के अंदर कुछ ऐसे तत्व, कुछ ऐसे असामाजिक तत्व मिल के उनके साथ देश के अंदर कहीं ना कहीं देश की शांति, सौहार्द, और जिस प्रकार से मुझे लगता है देश का जितना भी आप सीमावर्ती एरिया देखेंगे, बॉर्डर एरिया देखेंगे, उसको वो बड़ा टिपिकल तरीके से डेमोग्राफी को कॉपी करके उसको एक स्ट्रेटजी बना के लगे हुए हैं कि कभी भी देश के अंदर कोई युद्ध की स्थिति आए तो जो सीमा के ऊपर कन्वर्जन करके उन्होंने जिहादी तैयार करे हैं, वो कहीं ना कहीं देश के लिए मुसीबत पैदा कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार को, आर्य समाज को, जितनी भी देश की प्रमुख संस्थाएं हैं, उनको इस धर्मांतरण के ऊपर रोक लगनी चाहिए। सरकार को उसके खिलाफ एक सख्त कानून लेके आना चाहिए, और जो भी हमारे गरीब, दलित, पिछड़े भाई बहन हैं, उनके लिए कोई ना कोई ऐसे सामाजिक उत्थान के कार्यक्रम लाने चाहिए कि उनकी इस मजबूरी या इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठा के कोई उनका शोषण ना कर सके और देश के प्रति उनकी निष्ठा के ऊपर कहीं प्रश्न चिन्ह ना लग पाए। ये हम सबका कर्तव्य बनता है, आर्य समाज का भी कर्तव्य बनता है। आर्य समाज इस कार्य में लगभग 100 वर्षों से लगा हुआ है। इस वक्त क्या स्टेप्स ले रहा है अगर मैं पूछूं? आर्य समाज के इस समय मैं समझता हूँ कि अपना जो नागालैंड है, उत्तर पूर्व है, जितने भी हमारे बिहार है, मध्य प्रदेश, झाबुआ जिला है, जितने भी आदिवासी क्षेत्र हैं, वहाँ पर आर्य समाज अपने स्कूल, शिक्षा संस्थान और हॉस्टल खोल रहा है। जितना वहाँ का जो यंग बच्चा है, यूथ है, उनको वहाँ पर अच्छी शिक्षा दी जा रही है। उनको सीबीएसई के बढ़िया स्कूल बना के एक बढ़िया शिक्षा उनको प्रदान कर रहे हैं, जिससे कि उनके बच्चे मिशनरीज के स्कूल में ना जाएं और भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो हमारी एक धरोहर है, उसके साथ जुड़े रहें। और उस चीज़ के लिए दिन प्रतिदिन मुझे लगता है कि आर्य समाज के जो हमारे नेतृत्व है, इसकी चिंता कर रहा है, और हर 4 या 5 महीने के अंदर हमारा एक स्कूल या एक संस्थान इस प्रकार के एरिया में खुलता है। और हम इस चीज़ को बहुत गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये जो मिशन चल रहा है, इसके दुष्परिणाम 5, 10, 15 साल बाद आएंगे, क्योंकि जिनका धर्मांतरण हुआ है, जब उनकी नई पीढ़ी आएगी तो उनका हमारी संस्कृति से, हमारी जो विरासत है, कोई सरोकार नहीं रहेगा। तो हम चाहते हैं कि उनके बच्चे, उनकी आने वाली जो युवा पीढ़ी है, वो अपनी संस्कृति से जुड़ी तो रहे। कहीं न कहीं आप ये बोल रहे हैं कि एक तो जब कन्वर्जन होता है उसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि लोगों का अपना विज़न ख़त्म हो जाता है, वो सिर्फ़ एक पपेट बन के रह जाते हैं। बिल्कुल। जो जिस भी धर्म में उन्हें कन्वर्ट किया जा रहा होता है, वो उसी नज़रिए से चीज़ों को देखने लगते हैं, ना कि कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कहीं न कहीं वो जो पैट्रियोटिज़्म की भावना है, वो नहीं रहती है। ऐसा क्या आप ऐसा भी कहना बिल्कुल, मैं चाहते यही कहना चाहता हूँ जी जी। कि अगर आज आप ये देखिए कि जिन क्षेत्रों के अंदर सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जहाँ कन्वर्जन बहुत हुआ है, आज आप देखिए अगर भारत और पाकिस्तान का मैच होता है, तो वो कई बार ऐसा देखने में आता था पूर्व में। अब तो आज की स्थिति बदल गई है देश की, कि पाकिस्तान की जीत के ऊपर पटाखे फोड़े जाते थे। कोई हमला होता था तो वो उस तरीके से देखा जाता था कि वो गज़वाए हिंद या जिहाद हो रही है, उसके लिए लोग उसको कंडेम करने की बजाय उसको एक बड़ा, एक जिसे कहते हैं वीरता के रूप में प्रस्तुत करते थे। तो वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये अपने आप में इस चीज़ को
प्रूव करता है कि जब उनका कन्वर्जन होता है, उनका दृष्टिकोण बदलता है, ब्रेन दृष्टिकोण वॉश होता बदलता है, है, उनकी सोच बदलती है और वो कहीं ना कहीं देशभक्ति के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा देती है। लगा देते हैं। और आपने बताया कि आर्य समाज जो स्टेप्स है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से ले रहा है कि बच्चों को एजुकेट करके उनको उनकी मॉरल वैल्यूज, वैदिक वैल्यूज वगैरह बता करके, उनकी हिस्ट्री के बारे में, कल्चर के बारे में पढ़ा करके इस चीज़ को कहीं ना कहीं रोका जा सकता है। अब मैं थोड़ा सा आप पे आऊँगी, आपकी जो पर्सनल लाइफ है उस पे आऊँगी। आप एक बिजनेस पर्सन हैं, रियल स्टेट और IT इंडस्ट्री मेरे ख्याल से आप देखते हैं। तो जो आर्य समाज के वैल्यूज़ हैं, जो 10 प्रिंसिपल्स हैं, वो एज अ बिजनेस पर्सन, एज अ पर्सन आपको कैसे अफेक्ट करते हैं? आप क्या इम्पैक्ट डालते हैं आपकी लाइफ में? आई एम श्योर आपके चूंकि आप बिजनेस संभालते हैं तो आपके अंडर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होंगे, बहुत सारे लोग काम करते होंगे। कैसे आप अपनी लाइफ को बैलेंस करते हैं? कैसे आप अपने उस एटीट्यूड को मेंटेन करते हैं, बैलेंस करते हैं कि आपको काम भी करना है, लोगों को भी संभालना है ना? और आर्य समाज कैसे हेल्प कर रहा है इसमें आपकी? देखिए, मैं कह सकता हूँ कि मैं अपने परिवार की चौथी पीढ़ी का आर्य समाजी हूँ। हमसे पहले की 3 पीढ़ियाँ आर्य समाज से जुड़ी हुई थी और मेरे जो बच्चे हैं वो भी आर्य समाज के साथ पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं। तो हमें जो जीवन में हमने अपने जीवन में तरक्की करी है, जीवन में जो आगे बढ़े हैं, देश समाज के लिए जो हम अपनी सोच रखते हैं वो हमें आर्य समाज ने दी है। आर्य समाज का 9वां नियम इस बात को बहुत अच्छे तरीके से परिभाषित करता है कि इंसान को, मनुष्य को अपनी उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, उस अपितु सभी की उन्नति में ही अपनी उन्नति समझनी चाहिए। तो वो एक ऐसा प्रिंसिपल है जो हमें बताता है कि हमारे साथ जो काम कर रहे हैं, हमारे साथ जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे कोवर्कर्स हैं, उनके साथ हमें किस प्रकार से बिहेव करना है, अपनी ग्रोथ के साथ साथ उनकी ग्रोथ को भी लेके चलना है। तो जब हम इन प्रिंसिपल्स को अपने डे टू डे लाइफ में फॉलो करते हैं तो हमारा बिजनेस भी बढ़ता है, हमारा दायरा भी बढ़ता है, हमारे को इस वजह से समाज के अंदर एक रिस्पेक्ट भी मिलती है और हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बेहतर तरीके से, ज़्यादा लॉयल्टी के साथ काम कर पाते हैं अगर हम इस दृष्टिकोण के साथ उनको अपने जोड़ के रखते हैं। और जहाँ तक आपने बोला कि हम अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी अपने इन कार्यक्रमों के माध्यम से, सेवा कार्यों के माध्यम से, विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से उनको किसी न प्रकार जोड़ के रखते हैं। वो भी इन हमारे कार्यक्रमों में आते हैं, देखते हैं, अपने परिवार को लाते हैं, उनकी भी सोच बदलती है। तो मुझे लगता है कि बीइंग ए एंटरप्रेन्योर, मुझे, मेरे अगर एम्प्लॉयज़ 100 एम्प्लॉयज़ मेरी कंपनी के अंदर काम करते हैं और मैं उनको कुछ एक वैल्यूज़ उनकी लाइफ में ऐड कर पाया, जो मैं उनको पे देता हूँ, उसके अलावा कुछ वैल्यू ऐड कर पाया, तो वो कहीं न कहीं उनको और उनकी जो पर्सनल लाइफ है, उनकी वेल-बीइंग के लिए अच्छा रहेगा और उनको आने वाली जो उनकी जो संतानें हैं, अगर उन तक वो ट्रांसफ़र होगी तो आर्य समाज का मिशन व्यापार के साथ-साथ भी चलता रहेगा, व्यापार भी चलेगा, आर्य समाज का मिशन भी चलता अरे रहेगा। वाह! क्या बात है। तो अगर मैं फ्यूचर प्लान्स पूछूँ तो क्या होने वाले हैं आर्य समाजी के तौर पर आपके, या फिर एज़ अ होल ऑर्गनाइज़ेशन की अगर मैं बात करूँ तो उसके? देखिए, बहुत सारे प्लान हैं, बहुत सारे फ्यूचर गोल्स हैं। मैं सबको तो नहीं बता सकता, परंतु 2 या 3 जो 2-3 प्रमुख जो भी हैं, आप बता वो मैं सकें। आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। आर्य समाज ने बहुत टाइम से ये चीज़ महसूस करी जा रही थी कि आर्य समाज के पास एक ऐसा बड़ा इंटरनेशनल केंद्र हो, एक केंद्र हो जहाँ पर लोग आएँ, आर्य समाज की फ़िलॉसफ़ी को समझें, एजुकेशन लें, शॉर्ट टर्म कोर्स हों, हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो स्कूल्स हैं, हम उनको भी बुला के वहाँ पर ट्रेनिंग दे पाएँ, उनको बता पाएँ कि आर्य समाज के क्या सिद्धांत हैं, आर्य समाज की जो एक थॉट प्रोसेस है उसको हम मैक्सिमम स्प्रेड कैसे कर सकते हैं। तो उस इंटरनेशनल सेंटर के लिए जो हम पिछले कुछ वर्षों से इंतज़ार कर रहे थे, वो इस साल अक्टूबर के अंदर पंचकूला के अंदर हम उसका फर्स्ट फेज़ लॉन्च कर देंगे। पौंडीचेरी, चेन्नई के पास एक सेंटर हमारा स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पर बच्चों को गुरुकुल के द्वारा वैदिक शिक्षा दी जा रही है। लोग वहाँ पर जाते हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ करते हैं और डे टू डे बेसिस पे योग, साधना और किस प्रकार से हमें अपना जीवन को जीना चाहिए, उसको सिखाने के लिए वहाँ पर ऑलरेडी कोर्सेज़ हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो मुझे लगता है आर्य समाज का शुरू से जो मिशन रहा वो एजुकेशन का रहा। उस एजुकेशन के मिशन को हमने ये तय किया था कि हमें एक नॉर्थ इंडिया के अंदर और एक साउथ इंडिया के अंदर हम 2 बड़े केंद्र खोलें, जो केंद्र हमारी इस रिक्वायरमेंट को या हमारे इस कैडर को तैयार करने में फुलफ़िल कर सकें। साउथ वाला केंद्र प्रारंभ हो चुका है और नॉर्थ इंडिया का जो केंद्र है वो लगभग तैयार है, उसका फेज़ 1 और अक्टूबर में वो प्रारंभ हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो हम एक अपने काम को एक सिस्टमैटिक तरीके से, कॉर्पोरेट तरीके से, जो आज का समय है, जिस तरीके से हमें करना चाहिए, टेक्नोलॉजी को लेके
वो हम उन केंद्र के माध्यम से उसको कर पाएंगे और आर्य समाज के कार्य को और गति दे पाएंगे। तो कहीं न कहीं एक नेक्स्ट स्टेप होने वाला है आर्य समाज का सोसाइटी की तरफ। चाहिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। आपने बहुत सारी बातें बताई हमें आर्य समाज के बारे में, आपकी पर्सनल लाइफ़ के बारे में कि कैसे आर्य समाज के प्रिंसिपल्स आपको हेल्प कर रहे हैं एज़ अ पर्सन। और आई एम श्योर जितने भी अप्रोचेज़ हैं, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है आर्य समाज की, वो बहुत जल्दी अक्टूबर में चूँकि आप स्टेप भी लेने वाले हैं, तो बहुत जल्दी धरातल पे भी आएगी और ज़मीनी स्तर पर भी इस पे और काम हो पाएगा। तो बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, धन्यवाद। आपने एक मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का। मुझे लगता है कि मुझसे पहले बहुत और विद्वान लोग अपनी बात कह के गए हैं, तो आज मुझे अपनी बात रखने का मौका मिला, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि सुनने वालों को इस कार्यक्रम से कुछ न बिल्कुल। कुछ जानने के लिए, समझने के लिए मिलेगा और वो भी महर्षि दयानंद सरस्वती के इस चलाए हुए मिशन में किसी न किसी प्रकार से अपना योगदान देंगे और भारत विश्व गुरु बनने की राह में और आगे तेज़ी से बढ़ पाएगा, मेरा ये मानना है। मानना है। चलिए, बिल्कुल, बिल्कुल ज़रूर। और देखा आपने, मनीष जी ने भी आपको कह दिया कि आई एम श्योर कि आपको भी मज़ा आया होगा इस कन्वर्सेशन को सुनकर, देख कर के। और इसी तरीके से और भी कन्वर्सेशंस सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे नेक्स्ट एपिसोड तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।